जय हिंद दोस्तों, मैं रोहित कुमार राठौर आप सभी का हार्दिक हार्दिक स्वागत करता हूं हमारे परिवार द एग्ज़ाम टॉपर्स में। आज के क्लास का टॉपिक है नदियां, और नदियों का भी कौन सा चैप्टर है हमारा। आज हम चंबल नदी के बारे में पूरी जानकारी लेंगे। चंबल नदी को किन नामों से और जाना जाता है, तो चंबल नदी को हमारे शास्त्रों में चरमावती, किस नाम से, चरमावती, ओके। और एक और अन्य नाम भी इसका बोलते हैं धर्मावती, ओके। और इसे एक और नाम बोला जाता है पूर्णा, और पूर्णा कहाँ बोला जाता है, तो इसे महाभारत में पूर्णा के नाम से उल्लेख हमें देखने को मिलता है। अर्थात चंबल नदी को महाभारत में क्या कहा गया है, पूर्णा के नाम से कहा गया है। इसके अलावा इसे रंती देव की कीर्ति भी कहा गया है। क्या कहा गया है, रंती देव की कीर्ति भी इसे कहा गया है। इसके अलावा इसका एक और नाम हमें देखने को मिलता है कामधेनु। क्या देखने को मिलता है, कामधेनु। तो चंबल नदी के कितने नाम हो गए, कामधेनु, चरमावती, धर्मावती, पूर्णा और रंती देव की कीर्ति, रंती देव की कीर्ति। तो ये चंबल नदी के कितने नाम हो गए, टोटल 5 नाम हमें देखने को मिलते हैं। अब इस चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ पर है, तो ये चंबल नदी का जो उद्गम स्थल है वह इंदौर में एक तहसील है महू, और वहाँ पर जाना पाऊ पहाड़ी है। क्या पहाड़ी है, जाना पाऊ पहाड़ी है। और वहाँ पर देखा जाए 616 मीटर की ऊंचाई से, कितने मीटर की ऊंचाई से, 616 मीटर की ऊंचाई पर एक बांगचू बिंदु है, बांगचू बिंदु है। वहाँ से किसका उद्गम हुआ है, चंबल नदी का उद्गम हुआ है। कहाँ पर, इंदौर जिले की महू तहसील की जाना पाहू पहाड़ी की 616 मीटर की ऊंचाई पर बांगचू बिंदु है, और वहाँ से किस नदी का उद्गम स्थल हुआ है, चंबल नदी का उद्गम हुआ है। चंबल नदी मध्य प्रदेश के इंदौर, धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर और नीमच होती हुई यह राजस्थान में प्रवेश करती है। कहाँ पर, इंदौर, धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच होती हुई यह कहाँ पर प्रवेश करती है, राजस्थान में प्रवेश करती है। ऐसा किसी साइट पर या ऐसा किसी बुक में हमें देखने को मिलता है कि यह मंदसौर को द्विभाजित करती है। क्या करती है, मंदसौर को द्विभाजित करती है, अर्थात मंदसौर को 2 बराबर भागों में यह बांटती है, अर्थात मंदसौर को 2 टुकड़ों में बांटती है। कौन सी नदी, चंबल नदी। फिर यह देखा जाए नीमच के पश्चात ये राजस्थान में प्रवेश करती है। कहाँ प्रवेश करती है, राजस्थान में। और राजस्थान के कौन कौन से जिले में, तो बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। तो ये आपको जिले याद रखना है, बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर होते हुए ये वापिस मध्य प्रदेश में प्रवेश करती है। कहाँ पर, श्योपुर, मुरैना और भिंड में। तो इस हिसाब से देखा जाए तो ये मध्य प्रदेश में 2 बार प्रवेश करती है। पहली बार तो मध्य प्रदेश से निकलती है इंदौर से, और दूसरी बार वापस कहाँ से प्रवेश करती है, देखा जाए धौलपुर से श्योपुर, मुरैना, भिंड होती हुई यह उत्तर प्रदेश में एक इटावा नामक जगह है, वहाँ पर 38 किलोमीटर दूर यह यमुना में मिल जाती है। किस में मिल जाती है, यमुना में मिल जाती है। और यह यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदियों में से एक है। अर्थात यमुना की जो दक्षिण की जो जितनी भी सहायक नदी है उसमें सबसे बड़ी सहायक नदी कौन सी है, चंबल नदी ही यमुना की सबसे बड़ी सहायक नदी कहा जाता है। तो आपको ये भी याद रखना है कि यह मध्य प्रदेश में कितनी बार प्रवेश करती है, 2 बार। पहली बार तो इंदौर से जब निकलेगी तभी, और दूसरी बार श्योपुर में यह प्रवेश करती है। अब इसकी कितनी सहायक नदियां हैं, तो इसकी सहायक नदियां कौन कौन सी हैं, तो इसकी काली सीन, ओके, दूसरा आती है पार्वती, तीसरी आती है शिप्रा, चौथी आती है कूनो, फिर आती है कुंवारी आदि। इसकी सहायक नदियां हमें देखने को मिलती है। कौन कौन सी, कालीसीन, पार्वती, शिप्रा, कूनो, कुंवारी आदि इसकी हमें सहायक नदियां देखने को मिलती है। किसकी, चंबल नदी की हमें सहायक नदियां देखने को मिलती है। इस चंबल नदी की कुल लंबाई कितनी है, तो इस चंबल नदी की कुल लंबाई 965 किलोमीटर है। कितनी है, 965 किलोमीटर इस चंबल नदी की क्या है,
कुल लंबाई है और यह मध्य प्रदेश की दूसरी सबसे बड़ी नदी है। तो मध्य प्रदेश की पहली सबसे बड़ी नदी कौन सी हो गई? नर्मदा। और दूसरी सबसे बड़ी नदी कौन सी हो गई? चंबल। परंतु इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर है, परंतु इसकी मध्य प्रदेश में लंबाई 325 किलोमीटर है। कितनी है मध्य प्रदेश में इसकी लंबाई? 325 किलोमीटर हमें देखने को मिलती है। अब देखा जाए चंबल नदी क्यों प्रसिद्ध हुई। चंबल नदी ऐसा क्या है इस चंबल नदी पर, इस चंबल घाटी परियोजना में? तो ये चंबल नदी पूरे विश्व में और पूरे भारत में काफ़ी प्रसिद्ध है और ख़ास करके पश्चिमी मध्य प्रदेश में। तो इस पे सबसे पहले बात आती है जलप्रपात की। तो एक चूलिया नामक एक जलप्रपात है जो देखा जाए आपका कहाँ पर स्थित है, तो ये कोटा मंडल में भैंसागढ़ नामक एक जगह है जहाँ पर 18 मीटर ऊंचा चूलिया जलप्रपात है, जो कौन सी नदी पर स्थित है? ये चंबल नदी पर स्थित है। तो आपसे पूछा जाए कि चूलिया जलप्रपात कहाँ पर है, तो चूलिया जलप्रपात कहाँ पर है? चंबल नदी पर स्थित है। देखा जाए तो नर्मदा घाटी परियोजना हाल ही में सबसे बड़ी परियोजना कहा जाती है, परंतु सरदार सरोवर बांध बनने से पहले चंबल घाटी परियोजना को सबसे बड़ी परियोजना कहा जाता था। और ये चंबल घाटी परियोजना की शुरुआत 1953-54 में होती है और वह देखा जाए 1970 में जाकर यह समाप्त होती है। इस चंबल घाटी परियोजना को 3 चरण में पूरा किया जाता है। कितने चरण में? 3 चरण में। और ये 3 चरण में देखा जाए 3-4 प्रमुख बांध बनाए जाते हैं। पहले चरण में गांधी सागर बांध जो आपके मंदसौर के भानपुरा तहसील में है। दूसरा राणा प्रताप सागर बांध जो चित्तौड़ के रावट भाटा में है। तीसरा आता है आपका जवाहर सागर जो आपका देखा जाए कोटा में है। और चौथा आता है कोटा बैराज, यह भी कोटा में स्थित है। तो इस प्रकार से 4 बांध बनाए जाते हैं जिसके बारे में आपको मैं पूरी अभी जानकारी देने वाला हूँ। अब सबसे पहले हम बात करते हैं गांधी सागर बांध की। किस बांध की? गांधी सागर बांध की। अब गांधी सागर बांध है, इसका शिलान्यास कब हुआ? तो गांधी सागर जो बांध है इसका शिलान्यास हमें कब देखने को मिलता है? 7 मार्च 1954 को। कब देखने को मिलता है? 7 मार्च 1954 को। परंतु यह पूर्ण बनकर तैयार कब हुआ? तो यह पूर्ण बनकर तैयार कब हुआ? 1960 में। और यह चंबल नदी का सबसे बड़ा और सबसे ऊंचा बांध है। आपसे पूछा जाए चंबल नदी का सबसे बड़ा भी और सबसे प्रथम बांध कौन सा है? तो यह गांधी सागर है, ऊंचा। ओके, लंबा नहीं। चंबल नदी का सबसे ऊंचा और सबसे प्रथम बांध कौन सा है? गांधी सागर बांध है। अब इस गांधी सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? तो इस बांध की ऊंचाई है 64 मीटर और इसकी लंबाई कितनी है? 514 मीटर। इसकी ऊंचाई कितनी है? 64 मीटर और लंबाई कितनी है? 514 मीटर। और इस गांधी सागर बांध से कितनी विद्युत का उत्पादन होता है? तो इस गांधी सागर बांध से 115 मेगावाट विद्युत का क्या होता है? उत्पादन होता है। साथ ही आपका देखा जाए रतलाम, मंदसौर और नीमच की लगभग 11 लाख हेक्टेयर भूमि का क्या होती है? सिंचाई होती है। कितनी? 11 लाख हेक्टेयर भूमि की क्या होती है? सिंचाई होती है। तो आपको ये याद रखना है कि गांधी सागर बांध का शिलान्यास कब हुआ था? 7 मार्च 1954 को। शिलान्यास किसने करा था? तो 1954 में भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो भारत के पहले प्रधानमंत्री पंडित जवाहरलाल नेहरू। बनकर तैयार कब हुआ? 1960 में। इसकी ऊंचाई कितनी है? 64 मीटर। इसकी लंबाई कितनी है? 514 मीटर। विद्युत का उत्पादन कितना होता है? 115 मेगावाट। और कितने मध्य प्रदेश की कितनी भूमि में सिंचाई होती है? तो 11 लाख हेक्टेयर भूमि में सिंचाई होती है, रतलाम, मंदसौर और नीमच की। अब इस पे दूसरा बांध आता है जिस बांध को हम कहते हैं राणा प्रताप सागर बांध। कौन सा बांध आता है? राणा प्रताप सागर बांध। राणा प्रताप सागर बांध। अब ये देखा जाए राणा प्रताप सागर बांध कहाँ पर है? तो राणा प्रताप सागर बांध चित्तौड़ की रावट भाटा में है। कहाँ पर है? यह राजस्थान में है। और कहाँ पर है? चित्तौड़ में है। कहाँ पर है? चित्तौड़ में रावट भाटा नामक जगह है, वहाँ पर हमें यह देखने को मिलता है।
अब इस राणा प्रताप सागर बांध की ऊंचाई कितनी है? तो इस राणा प्रताप सागर बांध की ऊंचाई है 54 मीटर और लंबाई कितनी है? 1100 मीटर। ऊंचाई कितनी है? 54 मीटर और ऊंचाई देखा जाए लंबाई कितनी है? 1100 मीटर। और यह बांध बनकर कब तैयार होता है? तो यह बांध बनकर कब तैयार होता है? 1964 में। कब बनकर तैयार होता है? 1964 में। अब इस राणा प्रताप सागर बांध से कितनी विद्युत का उत्पादन होता है? तो इस राणा प्रताप सागर बांध से 172 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हमें देखने को मिलता है। कितना? 172 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हमें देखने को मिलता है। अब तीसरा बांध आता है जिसे अपन कहते हैं जवाहर सागर। कौन सा बांध? जवाहर सागर। अब जवाहर सागर बांध कहाँ पर है और ये कैसे बनकर तैयार होता है? तो जवाहर सागर बांध कब बनकर तैयार होता है? 1971 में। कब बनकर तैयार होता है? 1971 में। और इसकी ऊंचाई यहाँ पर 54 मीटर है, तो इसकी ऊंचाई कितनी हो जाएगी? 45 मीटर। और यह 1100 मीटर है, तो यह कितना हो जाएगा? 440 मीटर। कितना हो जाएगा? 440 मीटर। अब देखा जाए जवाहर सागर से कितनी विद्युत का उत्पादन हमें देखने को मिलता है? तो जवाहर सागर से हमें विद्युत का उत्पादन कितना देखने को मिलता है? 99 मेगावाट, अर्थात 99 मेगावाट से क्या होता है? इसका विद्युत का उत्पादन हमें देखने को मिलता है। और जवाहर सागर बांध कहाँ है? तो यह कोटा के पास एक बोरावास नामक जगह है। कहाँ पर? कोटा के पास बोरावास नामक जगह है, वहाँ पर यह बांध हमें देखने को मिलता है। और यह राणा प्रताप सागर बांध से 33 किलोमीटर की दूरी पर है। अर्थात राणा प्रताप सागर बांध है, उसके बांध के ठीक आगे, पीछे नहीं, आगे 33 किलोमीटर की दूरी पर कोटा बोरवास में जवाहर सागर बांध है, जो 1971 में बनकर तैयार होता है। इसकी ऊंचाई 45 मीटर, लंबाई 440 मीटर और विद्युत का उत्पादन कितना? 99 मेगावाट हमें देखने को मिलता है। चौथा बांध इस पे हमें देखने को मिलता है कोटा बैराज। कौन सा देखने को मिलता है? कोटा बैराज। यह देखा जाए इस चंबल नदी का अंतिम बांध है। कौन सा है? अंतिम बांध है। और इसे हम चौथा बांध भी कह सकते हैं। यह एक अवरोधक बांध है, क्योंकि गांधी सागर का पानी किस में जाता है? राणा प्रताप में। राणा प्रताप का जवाहर सागर में, और जवाहर सागर का किस में जाता है? कोटा बैराज में। अर्थात ये चंबल नदी का अंतिम बांध हमें देखने को मिलता है और इसे हम अवरोधक बांध भी कहते हैं। अवरोधक बांध हो जाने के पश्चात यहाँ पर एक कोटा ताप विद्युत गृह भी स्थापित किया गया है। कहाँ पर? प्रॉपर कोटा में, कोटा ताप विद्युत गृह। अब इस कोटा बैराज जो देखा जाए, ये चंबल नदी का जो अंतिम बांध तो है ही सही, और यह कब इसका शिलान्यास किया गया था? तो इसका शिलान्यास 1953 में किया गया था। कब किया गया था? 1953 में इसका शिलान्यास, और 60 में यह बनकर तैयार हुआ था। अब इस कोटा बैराज की खासियत क्या है? क्योंकि बाकी जितने भी बांध मैंने आपको बताए हैं वो विद्युत का उत्पादन भी करते हैं, वो सिंचाई भी करते हैं, परंतु कोटा बैराज मुख्यतः काय के लिए प्रसिद्ध है? तो यह मुख्यतः सिंचाई के लिए प्रसिद्ध है। इससे दो प्रकार की नहर निकलती है, एक होती है बाई नहर और एक होती है दाई नहर। बाई नहर मतलब जो होती है वो जाती है कहाँ पर? राजस्थान में। और जो दाई नहर होती है वो कहाँ जाती है? एमपी में। तो आपको ये याद रखना है, कोटा बैराज से दो नहर निकलती है, बाई नहर और दाई नहर। तो बाई नहर कहाँ जाएगी? नहर राजस्थान में। और दाई नहर कहाँ जाएगी? एमपी में। और जो दाई नहर होती है वो भी दो भागों में बढ़ जाती है मध्य प्रदेश में, और उसे हम दो नामों से जानते हैं, अंबा नहर और मुरैना नहर। क्या नाम है उन दोनों नहर का? अंबा नहर, मैं आपको नाम लिख देता हूं यहाँ पर, अंबाहा नहर, और एक का नाम है मुरैना नहर। परंतु इसमें से सबसे बड़ी कौन सी है? तो इसमें से सबसे बड़ी आती है अंबाहा नहर, जिसकी कुल लंबाई कितनी है? 179 किलोमीटर। और मुरैना नहर, इसकी लंबाई कितनी है? 56 किलोमीटर। परंतु इसकी एक और हमें अन्य शाखा देखने को मिलती है, उसे हम महू शाखा के नाम से भी जानते हैं, जो 177 किलोमीटर लंबी है। तो आपसे पूछा जाए कि चंबल की सबसे बड़ी नहर का नाम क्या है? तो उसका आंसर क्या होगा? अंबा नहर, जो क्या है? 177
79 किलोमीटर लंबी है। अब देखा जाए चंबल घाटी परियोजना की शुरुआत 1953-54 में तो होती है और समाप्त कब होती है? 1971 में। अब यह मध्य प्रदेश और राजस्थान की संयुक्त परियोजना है। क्या है? मध्य प्रदेश और राजस्थान की यह संयुक्त परियोजना है। और इस चंबल घाटी परियोजना से कुल कितनी मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है? तो इससे कुल 386 मेगावाट विद्युत का उत्पादन होता है। कैसे होता है? तो गांधी सागर से 115 मेगावाट, ओके, आपका राणा प्रताप सागर से 172 मेगावाट और जवाहर सागर से कितना? 99 मेगावाट। तो टोटल कितना हो जाता है विद्युत का उत्पादन? 386 मेगावाट। कोटा बैराज से क्या निकलती है? 2 नहर, बाई नहर और दाई नहर। ओके, दाई नहर को एमपी नहर के नाम से भी हम जानते हैं। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा एक चंबल एक्सप्रेसवे की घोषणा की गई है। चंबल एक्सप्रेसवे देखा जाए राजस्थान के कोटा को इटावा से जोड़ेगा, उत्तर प्रदेश का इटावा से जोड़ेगा। चंबल एक्सप्रेसवे ये नाम क्यों दिया गया? क्योंकि चंबल जिन जिन इलाकों से होकर गुजरती है और वहीं से यह सड़क भी गुजरेगी, इसी कारण इसका नाम क्या दिया गया है? चंबल एक्सप्रेस वे नाम दिया गया है। 28 जुलाई 2020 को, ये तारीख आपको याद रखना है, 28 जुलाई 2020 को जब मध्य प्रदेश सरकार की पहली बैठक होती है, मंत्रिमंडल गठन हो जाने के पश्चात, जब शिवराज सिंह चौहान चौथी बार मुख्यमंत्री बनते हैं और उनका पूरा मंत्रिमंडल बनकर तैयार हो जाता है, तो 28 जुलाई 2020 को जब पहली बैठक होती है तो उसी में चंबल एक्सप्रेसवे का नाम बदलकर चंबल प्रोग्रेस वे कर दिया जाता है। क्या कर दिया जाता है? प्रोग्रेस वे कर दिया जाता है। परंतु भी हाल ही में 16 अगस्त 2020 को जब हमारे पंडित अटल बिहारी वाजपेयी की कौन सी पुण्यतिथि? तो द्वितीय पुण्यतिथि पर इसी चंबल प्रोग्रेस वे का नाम बदलकर अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस वे कर दिया जाता है। तो आपको ये याद रखना, पहले नाम क्या था? चंबल एक्सप्रेस वे, 28 जुलाई को चंबल प्रोग्रेस वे और 16 अगस्त के दिन इसका नाम क्या कर दिया गया? अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस वे कर दिया गया। अब इस चंबल प्रोग्रेस वे की कुल लंबाई कितनी है? तो इस चंबल प्रोग्रेस वे अर्थात अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस वे की कुल लंबाई कितनी है? 404 किलोमीटर है। कितनी है? 404 किलोमीटर है। इसमें से 309 किलोमीटर तो एमपी में, कहाँ पर? एमपी में। 78 किलोमीटर राजस्थान में और 17 किलोमीटर कहाँ पर? यूपी में। हमें यह प्रोग्रेस वे देखने को मिलेगा। कौन सा? अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस वे। अभी हाल ही में यह कौन कौन से जिले से गुजरेगा? तो श्योपुर, मुरैना और भिंड, यह मध्य प्रदेश के 3 जिलों से होकर गुजरेगा। और सर्वाधिक लंबाई इसकी कहाँ पर होगी? तो इसकी सर्वाधिक लंबाई मध्य प्रदेश में होगी। और ये किसको किससे जोड़ेगा? कोटा को इटावा से जोड़ेगा। साथ ही आपका देखा जाए उत्तर दक्षिण और दिल्ली कोलकाता और दिल्ली मुंबई, जो आपका राष्ट्रीय राजमार्ग है उसका यह मध्य बिंदु भी कहा जाएगा, अर्थात इसको दिल्ली मुंबई राष्ट्रीय राजमार्गों को भी यह जोड़ेगा, ताकि किसानों को अपने जितने भी देखा जाए सब्जी है, फल है आदि सरलता से एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंच सकेंगे। अभी हाल ही में मध्य प्रदेश सरकार ने इसके ऊपर 781 करोड़ रुपए खर्च करेगी। कितने खर्च करेगी? 781 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अब इसमें 781 करोड़ में से 420 करोड़ रुपए तो भूमि आवंटित करने के लिए, जो किसानों से भूमि अधिकृत की जाएगी। 330 करोड़ रुपए आपकी मोरम और गिट्टी की रॉयल्टी के रूप में और 31 करोड़ रुपए वन विभाग से परमिशन लेने के लिए मध्य प्रदेश सरकार खर्च करेगी। तो मध्य प्रदेश सरकार टोटल कितना रुपए खर्च करेगी अटल बिहारी वाजपेयी प्रोग्रेस वे पर? 781 करोड़ रुपए खर्च करेगी। अब पूरा ये चंबल नदी के बारे में जो मैंने आपको बताया है वो आपको पूरा याद रखना है कि चंबल नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? इंदौर की महू तहसील में जाना पाओ पहाड़ी की
616 मीटर की ऊंचाई पर बांगचू बिंदु है, वहां से इसका क्या है, उद्गम हुआ है। इसकी कुल लंबाई 965 किलोमीटर, मध्य प्रदेश में 325 किलोमीटर। यह मध्य प्रदेश में 2 बार प्रवेश करती है। पहली बार तो इंदौर से लेकर नीमच तक, फिर उसके बाद वो राजस्थान में आती है और दूसरी बार कहाँ पर प्रवेश करेगी, श्योपुर में। राजस्थान के भी देखा जाए बूंदी, कोटा, सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर। और मध्य प्रदेश के कितने, इंदौर, धार, उज्जैन, रतलाम, मंदसौर, नीमच पहली बार में और दूसरी बार में श्योपुर, मुरैना और भिंड जिलों में प्रवेश करती है। चूलिया जलप्रपात कहाँ पर स्थित है, तो ये चंबल पर स्थित है। इसकी ऊंचाई कितनी है, 18 मीटर है। चंबल घाटी परियोजना में कितने बांध है, 4 है। गांधी सागर, चंबल नदी पर सबसे पहला और सबसे ऊंचा बांध, दूसरा राणा प्रताप सागर, तीसरा जवाहर सागर और चौथा कोटा बैराज। इन चारों से देखा जाए कुल कितने विद्युत का उत्पादन होता है, 386 मेगावाट विद्युत का उत्पादन हमें देखने को मिलता है। ओके, मिलते हैं हम हमारे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए घर पे रहें, स्वस्थ रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। भारत माता की जय।